नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश और दिन भर की खबरों के साथ हम हाजिर हैं। हम 6 खबरों की सबसे पहले बात कर लें। मुसलमानों को वोटिंग अधिकार छीनने की मांग के बाद अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में परिवार नियोजन की वकालत की गई है। सामना में छपा कि मुसलमानों और ईसाइयों की बढ़ती आबादी से देश के हिंदुओं के सामने खतरा पैदा हो गया है। उसके अलावा शिवसेना अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है। महाराष्ट्र विधानसभा की बांद्रा ईस्ट सीट पर तृप्ति सावंत ने कांग्रेस उम्मीदवार नारायण राणे को शिकस्त दी है। दिल्ली में आखिरकार जनता परिवार का विलय तो हो गया, लेकिन चुनाव चिन्ह को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच सामने के लिए कमेटी बना दी गई है। साथ ही साथ लंबी छुट्टी से राहुल गांधी आज दिल्ली वापस आ रहे हैं और अहमदाबाद के नगर निगम की तरफ से चलाए जा रहे 2 स्कूलों में हिंदू और मुस्लिम बच्चों के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म होना सुर्खियों में बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनता परिवार की। जनता परिवार का औपचारिक ऐलान आज हो गया और आपको बता दें कि जनता दल से टूटकर अलग अलग पार्टियों ने फिर से एक होने का फैसला बनाया है। मुलायम सिंह यादव इसके मुखिया होंगे, नेता चुने गए हैं, लेकिन विलय के बावजूद इनका एक साथ चल पाना उसको लेकर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक नाम और चिन्ह के बारे में फैसला नहीं हो पाया है। लंबे वक्त के बाद आखिरकार 6 दलों को मिलाकर जनता परिवार का ऐलान हो गया। दिल्ली में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के घर घंटों चली बैठक में जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, जनता दल सेक्युलर और समाजवादी जनता पार्टी को मिलाकर जनता परिवार पर औपचारिक मोहर लग गई। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि मुलायम सिंह यादव जनता परिवार के अध्यक्ष होंगे। साथ ही उन्हें संसदीय बोर्ड का भी अध्यक्ष चुना गया है। नाम, चुनाव चिन्ह और झंडे पर बाद में फैसला लिया जाएगा। लखनऊ, कलकत्ता, चारों तरफ अभी हम लोग भ्रमण करेंगे, सब जगह चारों तरफ। और सब इनका जो हवाबाजी है इन लोगों का, भाजपा का, इनका हवा निकाल देंगे ट्यूब में से, खत्म हो जाएगा। कहीं से भी टकोर का काम किया एक भी नहीं। और सरकारें हैं जिन्होंने वायदा किया, काम कर रहे हैं कुछ न कुछ। मैंने इनसे कहा कि अगर नहीं काम कर सकते हो तो प्रयास क्या कर रहे हैं वही बता दो। जनता परिवार ने आगे के फैसले लेने और रणनीति तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में HD देवगौड़ा, ओम प्रकाश चौटाला, शरद यादव, लालू यादव और कमल मुरारका शामिल हैं। तो विलय के साथ ही सवाल पूछे जा रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। बीजेपी ने बाकायदा एक चुटकी भी ली है कि विलय होते रहते हैं, गठबंधन होते रहते हैं, लेकिन जनता ने अपना मूड बना लिया है। ये जनता परिवार का जो विलय हुआ है वो बिहार को ध्यान में रखे हुआ है। ये लोग डरे हुए हैं, इनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं, लेकिन ये दल अगर मिल भी जाएं तो वो बीजेपी को रोक नहीं सकते। बिहार में क्लीन बोर्ड हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खुद हिट विकेट हो रहे हैं, जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है और उस जमीन को बचाने के लिए आप चाहे एक पार्टी नहीं, 10 पार्टी, एक परिवार नहीं, 20 परिवार इकट्ठा कर लीजिए। जनता, वो जो कुछ भी जनता के साथ विश्वासघात किया गया है, जनता की अनदेखी की गई है, जनता को जो है वो उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, उनको विकास की रोशनी उन तक पहुंचने से रोका गया है, उसे माफ करने वाली नहीं है। 6 दल मिलने के बावजूद ना तो सीटें हैं ना ही वोट प्रतिशत, तो ऐसे में विधानसभा जीत की उम्मीद कैसी लगाई जाए? इन्हीं सब सवालों को लेकर हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने बात की जनता जो परिवार है उसके मुखिया मुलायम सिंह यादव से। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव अब जनता दल के मुखिया हो गए। बहुत सम्मान महसूस कर रहे हैं आप, जैसा कि आप बातचीत में कह रहे थे, देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, अब उनके अध्यक्ष आप होंगे? नहीं, देवेगौड़ा अध्यक्ष कोई हो जाए, देवेगौड़ा बड़े नेता हैं, बहुत प्रधानमंत्री है, भले ही हम अध्यक्ष हैं लेकिन हमसे बड़े नेता हैं देवेगौड़ा। नेताजी, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इतनी लंबी मीटिंग की, कुछ मतभेद थे मीटिंग में, क्यों नहीं झंडा का तय हो पाया? अरे कहाँ ज़्यादा मीटिंग चली, 1 घंटा मीटिंग चले, मामूली कितना का समय कम होता, 1 घंटा। तब तो यहाँ बैठे रहे ना, आए थे, आकर के मेरे पास बैठे, मीटिंग मुश्किल से 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं। कोई मतभेद है इसमें कि कहा जा रहा है कि? मतभेद नाम की चीज नहीं है, सब देखे नहीं देता कितने खुश हैं। कुछ इस तरह की खबर आ रही है कि लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी समाजवादी पार्टी की, उसमें कुछ लोग, यहाँ रामगोपाल जी नहीं आए, अखिलेश यादव नहीं आए, इसको भी कहा जा रहा है कि लोग नाराज हैं। जरूरत क्या थी? हमने बना लिया, हमने प्रस्ताव पास कर दिया कि नई पार्टी बने, उससे मैं सहमत हूँ। इतनी सी मीटिंग थी 15 मिनट की।
अच्छा, कब तक तय हो जाएगा? झंडा क्या होगा, नीति क्या होगी, दल का नाम क्या हम होगा? कोशिश करेंगे बहुत जल्दी, अपने नेताओं की राय लेकर के ही करेंगे ना। आप क्या चाहते हैं, साइकिल जो चुनाव चिन्ह है वही रहेगा? अब तो हम नेताओं की राय से करेंगे। सरकार की मुश्किलें अपने नेता ही नहीं बल्कि सहयोगी दल भी बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर सरकार की जो सहयोगी दल है शिवसेना, उन्होंने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को खतरनाक बताया और ऐसे में मुस्लिमों को नसबंदी करने की सलाह दी है। शिवसेना ने एक बार फिर मुस्लिमों पर निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है, मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से हिंदुओं को खतरा है, इसलिए देश को बचाने के लिए मुस्लिमों की नसबंदी जरूरी है। मुस्लिमों की सेहत के लिए छोटा परिवार ठीक है, क्योंकि मुस्लिमों और ईसाइयों की बढ़ती आबादी से हिंदुओं को खतरा है। भविष्य में भारत में पाकिस्तान और इंडोनेशिया से भी ज्यादा मुसलमानों की संख्या बढ़ने वाली है और तुलना में हिंदुओं की जनसंख्या घटने वाली है। इससे पहले भी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लेख के जरिए मुस्लिमों के मताधिकार छीनने की वकालत की थी, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में बवाल काफी बढ़ गया था। शिवसेना के सामना में संजय राउत ने अपने लेख में कहा था कि मुस्लिमों से उनका मताधिकार वापस ले लेना चाहिए, तब जाकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति देश से खत्म होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने IBN 7 से खास बातचीत में साफ कहा कि गैर जिम्मेदार बयान देने वालों पर रोक लगनी चाहिए। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो साक्षी महाराज हो, ऐसी बातें बोलते हैं जो एम्बैरेसमेंट पैदा करती है विदेशी मंच पे। मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है और अध्यक्ष जी से हम भी अनुरोध करेंगे कि ये पार्टी में गैर जिम्मेदारी बयानबाजी जो होती है, इसके ऊपर निश्चित रूप से अध्यक्ष जी उचित कार्रवाई करें। और मुंबई की बैंड्रा ईस्ट उपचुनाव में हुए जो चुनाव वहां पर हुए उसमें खासतौर पर शिवसेना की बात करें तो नारायण राणे को करारी शिकस्त दी है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इस जीत से बेहद गदगद हैं, तो वहीं नारायण राणे ने हार की जो पूरी हार को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि जनता ने भावनाओं में आकर वोट दिया और इसके बाद आपको बता दें कि नारायण राणे और शिवसेना समर्थकों में आपस में झड़प भी हो गई, मारपीट भी। यह जश्न है प्रतिष्ठा की सीट बांद्रा पूर्व पर शिवसेना के कब्जे का। शिवसेना की तृप्ति सावंत ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार नारायण राणे को तकरीबन 19,000 वोटों से हरा दिया। ये सीट शिवसेना के विधायक बाला सावंत के निधन के बाद खाली हुई थी। जीत के बाद तृप्ति सावंत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। जीत तो हमारी थी, क्योंकि जो पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने हमारे ऊपर इतना विश्वास देके और पूरा अपना जो शिवसैनिक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पिछले साल विधानसभा का चुनाव हार चुके नारायण राणे के लिए इस उपचुनाव को राजनीतिक भविष्य के झटके के तौर पर देखा जा रहा है। उधर एनसीपी के दिग्गज नेता दिवंगत RR पाटिल की पत्नी और एनसीपी उम्मीदवार सुमन पाटिल ने तासगांव सीट से 1,12,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। अपने विवादित बयानों से हर वक्त सुर्खियों में रहने वाले योगी आदित्यनाथ के बोल एक बार फिर बिगड़ गए हैं। इस बार उन्होंने हरिद्वार की हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के आने पर बैन लगाने की मांग की है। यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान ने फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मंगलवार को हरिद्वार में नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश इस प्राचीन तीर्थ स्थल के लिए सुरक्षा और शुद्धता के हिसाब से उचित नहीं है और इसको रोकने के लिए संतों, तीर्थ पुरोहितों और हिंदू संगठनों को आगे आना चाहिए। हरजी की पेड़ी जो हरिद्वार की पहचान है, इसकी पवित्रता को बनाए रखने का दायित्व हम सबका है और यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद होना चाहिए। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान की सियासी दलों ने कड़ी निंदा की है। ये भारतीय धर्म और भारतीय उपासना जो सिस्टम है उसको संकुचित करने का एक ओछा प्रयास। जो सरकार है, जिनके साथ हैं ये लोग, वो चुप्पी साधे हैं। माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके देश के सुशासन में ये, और मैं समझता हूँ सही रंग इस सरकार और उसके फलसफे के बाहर आ रहे हैं। और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपनी 55 दिनों की छुट्टी के बाद वापस आ रहे हैं। ये कहना है राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का। राहुल जी आज रात को आ रहे हैं। जी हाँ, लंबे आत्मचिंतन के बाद कांग्रेस के युवराज आज दिल्ली लौट रहे हैं। राहुल आज रात तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। 20 फरवरी को 15 दिन की छुट्टी पर गए राहुल ने कई बार अपनी छुट्टी बढ़ाई। हालांकि इस दौरान पार्टी नेता उनकी छुट्टी पर जाने के फैसले का कई स्तर पर बचाव करते नजर आए। पार्टी की ओर से लगातार ये कहा गया कि उनके नंबर 2 नेता आत्मचिंतन करने और पार्टी के भविष्य पर विचार करने के लिए गए हैं।
our Vice President, after issuing a statement from his office that I will not be available for the next few weeks, I am going on a sabbatical. He issued a press release and he went. Unfortunately, a kind of discussion is developing that he has gone, where he has gone, what he is doing. The privacy of an individual. Every individual has the right of privacy. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ किसानों की एक रैली को 19 अप्रैल को संबोधित करेंगे। कांग्रेस इस बिल का लगातार विरोध करती रही। 2 महीने पहले राहुल की छुट्टी पर जाने के बाद पार्टी के भीतर उनको लेकर कई तरह के विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। मंगलवार को ही कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधा था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और देश दिन भर में वक्त है अभी एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7 फौरन हासिल होते हैं। जिसने किया युवराज का करियर खत्म, वो फिर होगा सिक्सर किंग के सामने। वही मैदान, वही जगह, 18 महीने बाद युवराज जॉनसन की जंग। देखिए शाम 7:30 बजे जानी दुश्मन पार्ट 2 सिर्फ IBN 7 पर। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जर्मनी के कामयाब दौरे के बाद कनाडा पहुंचे पीएम मोदी का आज दिन भर कार्यक्रम यहां बेहद व्यस्त रहने वाला है। सैन्य सम्मान के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो ओटावा कनाडा में इस वक्त प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। उनको तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रगान वहां पर हुआ। 7:10 भारतीय समय अनुसार तय था जिस वक्त औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री का होना था। गार्ड ऑफ ऑनर गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओटावा कनाडा में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। जबरदस्त दौरा रहा, जर्मनी का कामयाब दौरा। उसके बाद प्रधानमंत्री कनाडा पहुंचे हैं ओटावा, जहां पर इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तोपों की सलामी उन्हें इससे पहले दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 42 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा आया है। जबरदस्त तरीके से स्वागत यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। शाम 7:15 बजे भारतीय समय जो है पीएम सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स की विजिटर्स बुक पर दस्तखत करने वाले हैं, जो कि कार्यक्रम में मौजूद है ये बात। उसके बाद 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार कनाडा के पीएम मोदी को स्टीफन हार्पर से मुलाकात करेंगे, वहां के प्रधानमंत्री से, कनाडा के प्रधानमंत्री से, जो कि कार्यक्रम है। इस वक्त तोपों की सलामी उन्हें दी जा रही है और गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओटावा कनाडा से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मृत्युंजय कुमार झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, हम देख रहे हैं इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ओटावा से सीधी तस्वीरें ये आ रही हैं। ये पहला मौका है पिछले 40 साल में, 4 दशकों के बाद अब एक भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा पहुंचा है और बायलैटरल टॉक्स के लिए बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं वहां पर। बहुत ही
जो दोनों देशों के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बातचीत वहां पर होने जा रही है और इस चीज को लेकर जिस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, ये अपने आप में एक मैं कहूँगा कि कभी भी भारतीय प्रधानमंत्री काफी दिनों के बाद, काफी सालों के बाद गए हैं, उस संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है पंकज कि जो एजेंडा लेकर मोदी गए हैं, आर्थिक विकास, ये दो चीजों पर वो बातचीत कर रहे हैं। उनकी डिप्लोमेसी ऑफ डेवलपमेंट जो है, इस चीज को वो अंडरलाइन करने के लिए गए हैं। इसमें अगले जो 2 दिन होंगे उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ कम से कम 4 बार उनकी मुलाकात हो रही है। 3 शहर जहां वो जा रहे हैं, तीनों शहर में वहां कनाडा के प्रधानमंत्री हार्पर वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कनाडा भी किस तरह से इस यात्रा को देख रहा है। बिल्कुल। और मृत्युंजय, हमने फ्रांस में देखा, उसके बाद हमने जर्मनी में भी देखा, मेक इन इंडिया की बात लगातार प्रधानमंत्री करते आए हैं और अब बड़े देशों में भारत एक बड़ी पहचान अपनी बना रहा है। हमने फ्रांस में देखा, हमने जर्मनी में देखा और अब कनाडा में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, तो एक बड़ी बात भारत की। ये बहुत सही बात है। और दूसरी बात ये देखिए कि भारत के साथ जुड़ने में अब बड़े से बड़े देशों को भी कोई संकोच नहीं हो रहा है, खास करके जब से ये नई सरकार आई है और बार बार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार इस चीज को अंडरलाइन कर रही है कि आप हमारे यहाँ आइए, जो बड़े देश हैं उनके इन्वेस्टर्स भारत पे पैसे लगाएं, जो रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो वो उनको आमंत्रित भी कर रहे हैं और उनको ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि उनके लिए अनुकूल माहौल भारत में तैयार किया जाएगा। तो ये एक तरह की, जिस तरह मैंने कहा कि इस पूरे यात्रा को, जो 3 देशों की यात्रा है और कनाडा जो है आखिरी पड़ाव है, इस चीज पूरी यात्रा को डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, इन दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। और मृत्युंजय, जो भारतीय रह रहे हैं, वो चाहे फ्रांस में रह रहे हों या फिर वो चाहे जर्मनी में रह रहे हों या फिर कनाडा में ज्यादातर भारतीय रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने ये विश्वास दिलाते हुए नजर आए कि भले ही आपके पासपोर्ट का रंग बदल गया, लेकिन हम आपके साथ हैं और आप बिल्कुल भी ये ना समझे, पूरा भारत जो है वो आपके साथ एक तरह से खड़ा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर देखिए, ये चीज बार बार उन्होंने अमेरिका में भी जब वो गए थे मैडिसन स्क्वायर पर, वहां भी जो वो भारतीय है, भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे वहां जुड़ने की कोशिश की थी। यही नजारा देखने को मिला था जब वो तो आपको बता दें कि गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद अब प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें यह कि सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स की विजिटर्स बुक पर दस्तखत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके अलावा जैसा कि मृत्युंजय कुमार झा भी बता रहे थे, पीएम स्टीफन हार्पर से लगभग 3 से 4 मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। मुस्कुराते हुए जो चिरपरिचित अंदाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी में नजर आ रहे हैं। और गार्ड ऑफ ऑनर अब से कुछ देर पहले तोपों की सलामी दी गई प्रधानमंत्री को ओटावा कनाडा से। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। राष्ट्रगान हुआ। तो जर्मनी और फ्रांस के कामयाब दौरे के बाद कनाडा में है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मृत्युंजय, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, यानी भारतीय जो रह रहे हैं चाहे जर्मनी या फ्रांस या फिर अब कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। पंकज, जो देखिए, इस यात्रा के 2 मकसद है खास करके। एक, जिस तरह के हमारी पहले बात हो रही थी कि अमेरिका में भी यही नज़ारा देखने को मिला था, वहाँ के जो भारतीय और भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ से जुड़ने की कोशिश की थी। ऑस्ट्रेलिया में भी यही किया और कनाडा, जहाँ पर एक लास्ट जो चंक भारतीयों का है, खास करके पंजाब से जो लोग गए हैं, वहां पर अब सीनेट में भी, वहां लॉ मेकर्स भी जो है अब वो भारतीय मूल के हैं, वहां पर हैं। तो ये एक तरीके से कनाडा के साथ आर्थिक रूप से इंगेज करने की कवायद शुरू की है। अंडरलाइन फिर वही है कि डेवलपमेंट भारत में हो रहा है। मेक इन इंडिया का जो उन्होंने नारा दिया है, उस जो मिशन उन्होंने बनाया है, उससे कई लोगों को, कई जो दूसरे देश हैं उनके इन्वेस्टर्स को बुलाने की कवायद उन्होंने शुरू की है। ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप आइए, भारत में निवेश कीजिए, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आप वहां पर सुरक्षित रहेंगे और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में आप हमारी मदद कीजिए। हम अगर फ्रांस की बात करें, 36 राफेल विमानों की जो डील है वो कहीं ना कहीं सौदा पक्का होता हुआ नजर आया है। जर्मनी की हम बात करें तो जो व्यापारिक आदान प्रदान है जर्मनी के साथ वो बढ़कर अब होगा। कनाडा से किस तरह की उम्मीदें रखी जा सकती है मृत्युंजय?
देखिए, कनाडा का जहां तक सवाल है, वहां पर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी सारी बातचीत वहां पर हो रही है और हो सकता है कि एक दो एग्रीमेंट जो है सरप्राइज तौर पर वहां पर आए। न्यूक्लियर एनर्जी की जो बात हो रही है उसके बारे में वहां पर बातचीत होगी, वहां भी कुछ एग्रीमेंट वहां पर साइन होने की संभावना है। और जो तीसरी बड़ी बात है कि कनाडा का जो एक पेंशन फंड है, एक लार्ज चंक है, जिसके बारे में मैं इतना ही आपको समझाना चाहूंगा कि कनाडा का जो पेंशन फंड है, जो वहां के पेंशनर्स की जो राशि है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं वहां की सरकार के पॉलिसी के तहत, और एक काफी ये लार्ज चंक है, तो उससे भी वहां के सीईओ से भी बातचीत होगी। जो जी चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा ओटावा कनाडा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद कई व्यस्त कार्यक्रम हैं, वहां के प्रधानमंत्री से 3 से 4 मुलाकातें उनकी होनी है। देश दिन भर में आज फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी IVN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। लगातार